yesterday we were discussing this chapter which has been titled as our government. I had introduced this chapter by telling you that we often hear a lot of times every day that the government should do this, the government has taken decision to do this, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार ने ये फैसला लिया है, सरकार ने ये कानून बनाया है, वगैरह वगैरह। सो फिर हमने बातचीत करी थी कि सरकार होती कौन है और सरकार क्यों बनाई जाती है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार कहते हैं या तो एक आदमी को या लोगों के ग्रुप को जिनके पास ये पावर होती है कि वो देश के लिए फैसले करते हैं, देश को लीड करते हैं और कानून जो बनाए वो बनाते हैं उसको एनफोर्स करवाना यानी इम्प्लीमेंट करवाने की ज़िम्मेदारी भी सरकार की होती है। और मैंने फिर ये बताया था कि सरकार जो वर्ड है यानी गवर्नमेंट जो इंग्लिश का वर्ड है गवर्नमेंट वो कहाँ से आया है। तो अगर इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल मुझसे रिशिता ने ये सवाल पूछा था और 1-2 स्टूडेंट्स और भी पूछा था कि सर ये गवर्नमेंट जो वर्ड है आप कह रहे हैं वो आया है क्यूबरनिस्मॉस से। तो इन दोनों शब्दों का कोई तो कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है तो फिर कैसे आया है? तो उसपे उसका जवाब बेटा ये है कि गवर्नमेंट जो शब्द है, ये शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द गवर्नर से लिया गया था, ठीक है? इंग्लिश का वर्ड है गवर्नमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज ने फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड गवर्नर से ये वर्ड बोरो किया था। तो गवर्नर फ्रेंच वर्ड था, उससे बना गवर्नमेंट। लेकिन जो गवर्नर वर्ड है, वो भी अपने आप में ओरिजिनल वर्ड नहीं था, बल्कि गवर्नर भी लिया हुआ शब्द था और गवर्नर शब्द एक्चुअल में लैटिन भाषा से लिया गया था। अमेरिकन लैंग्वेज है लैटिन, तो लैटिन भाषा से लिया गया था और लैटिन में बोला जाता था गुबरनेयर। सो गुबरनेयर से बना था गवर्नर और गवर्नर से बन गया था गवर्नमेंट। लेकिन ये जो गुबरनेयर है, गुबरनेयर भी अपने आप में ओरिजिनल वर्ड नहीं था। गुबरनेयर ग्रीक भाषा से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीक भाषा का जिक्र आपकी बुक में भी किया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया था और ग्रीक भाषा था क्यूबरनैन। तो क्यूबरनैन से बना गुबरनेर, गुबरनेर से बना गवर्नर और फिर गवर्नर से इंग्लिश में बना दिया गया गवर्नमेंट। लेकिन क्यूबरनैन भी जो वर्ड है वो अपने आप में ओरिजिनल नहीं था, बल्कि क्यूबरनेर जो वर्ड है वो इससे लिया गया था क्यूबरनिस्मॉस से। सो क्यूबरनिस्मॉस बिकेम क्यूबरनिरमैर, क्यूबरनिरमैर लैटिन में जाके बन गया ग्वर्नर, ग्वर्नर लैटिन से फ्रेंच में जाके बन गया गवर्नर और गवर्नर से फिर बनाया गया शब्द गवर्नमेंट। तो ये लिंक है इन दो शब्दों के बीच में, गवर्नर और क्यूबरनिस्मॉस के बीच में लिंक इस तरीके से है। अब ये जो शब्द है क्यूबरनिस्मॉस जहां से चेंज होते होते ये शब्द गवर्नमेंट बना। तो क्यूबरनिस्मॉस का मतलब होता है टू पायलट अ शिप, किसी भी शिप को पायलट करना यानी दिशा देना, उसको चलाना। तो ये माना जाता है कि अगर हमारा देश एक शिप की तरह है, तो उसको चलाने वाली सरकार एक पायलट की तरह है। जिस तरह पायलट शिप को दिशा देता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी हर गवर्नमेंट अपने-अपने देश को दिशा देती है, डायरेक्शन देती है, सही डायरेक्शन में चलाने की, ऊपर ले जाने की, सक्सेसफुल बनाने की, डेवलप्ड बनाने की कोशिशें करती है। कैसे करती है? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करती है, सॉल्व करती है, जैसे कि वॉर, वॉर ना हो, लोग क्राइम ना करें, लोगों को नौकरियाँ मिलें और लोग क्राइम वगैरह से दूर रहें और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक ट्रबल से दूर रखें अपने देश को। यानी किसी भी तरह की महँगाई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जिससे लोग गरीब हो जाएँ, उससे उस तरीके की प्रॉब्लम से देश को दूर रखें। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लेकिन हम बाद में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या गवर्नमेंट सच में वाक़ई में क्राइम को दूर रख पाती है या इकोनॉमिक ट्रबल्स को दूर रख पाती है या नहीं रख पाती है? क्या महँगाई होती है या नहीं होती? उसके बारे में हम बाद में कभी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, जो लोगों के लिए काम करे, जो जनता के लिए काम करे और उसका काम ही यही हो कि वो जनता के लिए काम करता हो। उसको सैलरी ही इसी बात की मिलती हो कि वो जनता के लिए सेवा करता हो। तो उस तरीके से गवर्नमेंट शब्द का निर्माण हुआ, गवर्नमेंट शब्द बना। फिर हमने फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी कि सरकार के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारे फंक्शंस कल समझाए थे, तो इसके ऊपर मैं अब नहीं जाता हूँ।
और फिर आते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम में कि किसी भी सरकार की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। जो इतने सारे काम हर सरकार करती है, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है कि उस पैसे से ये सारे काम कर सके। तो सरकार के पास पैसा आमतौर पे टैक्सेस से आता है, और मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस एक प्रकार का नहीं होता है। टैक्सेस कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स। इस तरीके के हजारों टैक्सेस होते हैं जो हर इंसान, देश के ज्यादातर नागरिक, जो अमीर नागरिक हैं या वो नागरिक जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, पे कर सकते हैं, वो सारे लोग टैक्सेस पे करते हैं। उस उन टैक्सेस से सरकार की कमाई होती है, और उस कमाई से सरकार अपने देश के भले के लिए जो जो चीजें करना होती हैं, वो सारी चीजें करती है। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। अब मैं एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस देख लेता हूँ, बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अ, आप लोगों के मैसेजेस, ओके, ये आ गए। बेटा साक्षी वीडियो ऑफ कीजिए, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसे अगर आपने वीडियो ऑन कर ली तो। अ, आप लोगों के मैं पूरे मैसेजेस ऊपर से देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुचिता कह रही है सर देर आर 15 पार्टिसिपेंट्स। अब तो बेटा बढ़ गए, पार्टिसिपेंट्स 18 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग। देवांश कह रहे हैं सर आई कांट हियर यू। बेटा अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो एक बार एग्जिट करके एंटर कर लीजिए। और कृष्ण ने भी दोबारा एंटर कर रहे हैं। बाकी सबके गुड मॉर्निंग मैसेजेस हैं। ऋषिता इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का सरल तरीके से अगर मैं सादे सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हमारे देश में सड़कें, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, ये सारी चीजें मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमारे देश में आसानी के साथ, वैसे आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से जोड़ा जाता है कि हर वो चीज जो देश में आसानी के साथ लोगों को बिजनेस करने में मदद करे, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सड़कें खराब होंगी, हाईवेज बने हुए नहीं होंगे, सड़कें खराब होंगी, तो एक शहर से दूसरे शहर तक सामान भेज पाना या रॉ रॉ मटेरियल मंगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रक्स या जो ये लॉरीज होती हैं, ये ट्रक्स और लॉरी इजीली जा नहीं पाएंगे और इजीली आ नहीं पाएंगे। तो ज्यादा इजीली जब सामान आ नहीं पाएगा और ट्रक ड्राइवर्स पैसा ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि रिस्की काम होगा खराब सड़कों पे ट्रक चला के लेके आना, तो हमारे देश में कम लोग जो है वो बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं है तो बिजनेस कैसे करेंगे। इसीलिए सड़कें अगर अच्छी होती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाना, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेज पाना, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो लोगों ने बना लिया है सामान फाइनल वाला, वो 10 जगह पूरे पूरे देश में, हजारों जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर भेज पाना वो आसान हो जाता है। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके की चीजों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं जो हमारे देश को डेवलप करने में मदद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के अभी तक कोई मैसेजेस नहीं है, गुड मॉर्निंग विशेस हैं। सो हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। हमने ये तो बात कर ली कि सरकार का क्या काम होता है, सरकार क्या होती है, सरकार के क्या काम होते हैं, और सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं। बेटा मैं वैसे तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ, नियति कह रही है कि सर प्लीज स्पीक लाउडली। आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली। अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली हेडिंग है हमारी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमने अभी तक ये समझ लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, हमने ये भी समझा कि फंक्शंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट को क्या क्या काम करना होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि इतने सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आती है। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के लेवल्स का मतलब यह है कि पूरे देश में आमतौर पे एक सरकार नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि पूरे देश में कई लेवल की सरकारें होती हैं। जैसे कि हम अपने देश का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसके अलावा हर स्टेट की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, और इसके अलावा हर शहर, हर गांव में अपनी अपनी लोकल पंचायत है। ठीक है,
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं, उसे सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है कि लोग अपने आप ही इलेक्शन में खड़े होते हैं और अपने ही लोगों में इलेक्ट करके अपने आप अपने लिए फैसले ले लेते हैं। आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। लेकिन आसानी के लिए फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार होती है, यानी एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जो देश के लिए बड़े-बड़े जितने भी फैसले लेना होते हैं, वो सारे फैसले लेने की ज़िम्मेदारी उस सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। जैसे कि चाइना ने अगर हमारे ऊपर हमला किया तो डिफेंस के लिए जो भी फैसले लेगी वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती, किसी भी स्टेट की, चाहे वो कश्मीर की क्यों ना हो, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो फैसले लेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है डिफेंस से, हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए फैसले लेने की। तो इसी तरीके से एजुकेशन, दोनों ले सकते हैं उस पे फैसले, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी फैसला ले सकती है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी स्कूल्स बनवा सकती है, कॉलेजेस बनवा सकते हैं, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि देश के जो बड़े-बड़े जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम्स हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाई हैं, एजुकेशन दिलवाने के लिए लोगों को। लेकिन जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं, अपने-अपने स्टेट की गवर्नमेंट्स, वो भी अपने-अपने कॉलेजेस अपने आप बनाते हैं, अपने पैसे से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रज़ा डिग्री कॉलेज, रज़ा डिग्री कॉलेज जो है, या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बरेली में बनी हुई है, ये यूनिवर्सिटीज़ या ये कॉलेजेस, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उसमें जितना भी पैसा खर्च करना होता है, वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इस तरीके से 3 लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं। पहली गवर्नमेंट मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो देश के जितने भी बड़े फैसले लेना होते हैं, उनसे रिलेटेड पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। उसके अलावा हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, जो अपनी स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से डिसीजंस लेती है, लॉज़ बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, ताकि देश में क्या डेवलपमेंट होना है उसके प्लान्स बनाती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि अनलॉक शुरू हो चुका है, यानी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंडीशन खराब है, तो उन स्टेट्स ने अपने यहाँ अनलॉक नहीं किया है, बल्कि लॉकडाउन को ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो फैसले ले सकती है अपने स्टेट से जुड़े हुए। व्हेयरएज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरली सबके लिए दे दिया था। लेकिन हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर रखा है, तो उस समय पर कोई भी स्टेट अपने यहाँ अनलॉक नहीं कर सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में अभी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम उसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको पंचायती राज पढ़ाया जाएगा कि हर गाँव में पंचायत होती है और हर गाँव अपने डेवलपमेंट के लिए खुद लोगों को चुनता है, इलेक्ट करता है और खुद डेवलपमेंट कराने का काम करता है। और इस तरीके से और हर गाँव में न्याय पंचायत भी होती है, यानी अगर कोई भी छोटे-मोटे केसेज़ होते हैं, तो उनको शहर की अदालतों में आने से बेहतर वो लोग अपने ही गाँव में अपने आप फैसले कर लेते हैं, छोटे-मोटे केसेज़ में। तो इस तरीके से देश में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। थ्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, इन आवर country. One is the central government, second is the state government of each state in India, and third is the local self-government in all the villages of India. अब ये 3 क्यों किया इन्होंने, इसको और समझ लेते हैं कि why was it necessary that the government had to have 3 levels of government, or I mean, there had to be 3 levels of government. There are 3 levels of government because uh, it is not possible for the central government to reach out to every single state and to reach out to every single village. सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े देश की सरकार होने की वजह से, कि वो हर स्टेट में जा सके या हर स्टेट के हर गांव में जा सके। इसीलिए आजादी के समय पर ही हमारे देश में ये डिसाइड कर लिया गया था कि 3 लेवल की गवर्नमेंट्स चलाई जाएंगी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स देती है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो डिसाइड करती है उसे हर गांव की जो लोकल गवर्नमेंट है वो फॉलो करे, ताकि सारे
सारी चीजें, सारे फैसले, सारे प्लान्स आसानी के साथ अप्लाई किए जा सकें और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अपने एरियाज की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। This was why there were three levels of government decided at the time when we adopted the Constitution of India. अब आते हैं दूसरी बात पे कि लॉज और गवर्नमेंट, कानून और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप लोगों को अभी तक मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, ओके, चलो एवरीवन पुट योर हैंड्स डाउन। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लॉज यानी कानून और गवर्नमेंट के बीच में क्या लेना देना है। सिंपल सा लेना देना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेन फंक्शन गवर्नमेंट का होता है टू मेक लॉज। गवर्नमेंट का मेन काम होता है लॉज को यानी कानून को बनाना, और जितने भी देशवासी हैं, देश में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि रूल्स को फॉलो करें, यानी टू अबाइड बाय द लॉ। सवाल ये उठता है कि लॉज जरूरी क्यों है। मैंने वैसे आपको बता दिया है कि लॉज जरूरी क्यों है, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सवाल ये उठता है, व्हाई आर लॉज इम्पोर्टेंट। लॉज आर इम्पोर्टेंट सो दैट पीपल लिव इन अ पीसफुल एंड रेगुलेटेड मैनर। लॉज किसी भी देश में कानून, जैसे हम अपने स्कूल के एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, एक तो प्रॉब्लम ये नहीं हो कि सारे स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हो गए हैं, शैतानियां कर रहे हैं। और टीचर्स के लिए रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि टीचर्स टाइम से क्लासेस में पहुंचे, टाइम से सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, जो भी टॉपिक्स पढ़ाने हैं उनको टाइम से पूरा करें, टाइम से क्वेश्चन पेपर्स वगैरह तैयार करके भेज दें। और अगर कोई भी केयरलेसनेस कोई भी टीचर दिखाते हैं तो उनके अगेंस्ट स्कूल मैनेजमेंट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ऐसे ही कोई भी स्टूडेंट अगर इनडिसिप्लिन्ड वे में रहता है तो उनके अगेंस्ट भी स्कूल मैनेजमेंट एक्शन ले सकता है, ताकि सारी चीजें सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक सही व्यवस्था में चल सके। वरना क्या होगा, केओस होने लगेगा। केओस का मतलब डिस्टरबेंस होने लगेगी। हर इंसान अपने अपने हिसाब से कर रहा होगा, ना बच्चे क्लासेस में मिलेंगे, ना टीचर्स क्लास में पढ़ाते हुए मिलेंगे, ना बच्चे टाइम से काम पूरा कर पाएंगे, ना ही टीचर टाइम से सिलेबस पूरा कर पाएंगे, ना ही एग्जामिनेशन अच्छे से हो पाएंगे, ना ही मार्क्स अच्छे से आ पाएंगे। और फिर इस तरीके से सारी जगहों पर आप देखेंगे डिस्टर्बेंस से डिस्टर्बेंस मिलेगा। वैसा ही हमारे देश के साथ है कि अगर देश में कानून नहीं हो तो हर नागरिक, हर सिटीजन अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक सारे फैसले लेता रहेगा। जो उसे अच्छा लगेगा वो वही फॉलो करता रहेगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको भले ही अच्छी लगे लेकिन देश के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो हम उसे, सरकार उसे करने से मना करती है और इसीलिए हम उसे नहीं करते हैं। लेकिन अगर सरकार मना नहीं करेगी, अगर कोई कानून नहीं होगा, तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक करते रहेंगे चीजों को, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और फिर हमारे देश में, पूरे देश में हर कोई जब अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगा तो पीस, हमारे देश की शांति भंग हो जाएगी और हमारे देश के सारे नागरिक, लगभग सारे नागरिक एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे, क्राइम रेट बढ़ता चला जाएगा, किसी को सजा नहीं मिलेगी, जो ताकतवर होगा वो गरीबों को दबाता चला जाएगा। और इस तरीके से हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों के साथ नाइंसाफी होना शुरू हो जाएगी। इस सब को मैनेज करने के लिए हमारे देश में कानून की, हर देश में कानून की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज वाई लॉज आर important so that people could follow the laws and they could live in a peaceful and regulated manner. Also, अगर लॉज नहीं फॉलो करते हैं, जब सारे सिटीजन्स के लिए सेम कानून बनाए जाएं और लोग उन रूल्स को, उन लॉज को फॉलो नहीं करें, तो हर एक नागरिक को, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो नॉर्मल एक सादा कॉमन इंसान हो, हर एक इंसान सेम पनिशमेंट के लायक होता है। If rules are same for everyone, then punishment is also similar for everyone. बात समझ में आई कि अगर हमारे देश में कानून सबके लिए समान है तो सजा भी सबके लिए समान है। इसीलिए कानून का होना जरूरी होता है, ताकि कानून का होना जरूरी होता है ताकि सबको समान सजा यानी बराबर की सजा मिल पाए।
everybody is equal in the eyes of law and there is a lesser chance of discrimination. यानी कि कानून की नजर में हर कोई बराबर होता है अगर सबके लिए समान कानून बनाए जाते हैं, एंड देयर इज लेसर चांस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी लोगों के साथ भेदभाव होने के कम चांस होते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ कि बताओ भाई बच्चों, लॉज इंपॉर्टेंट क्यों है, देश में कानून होना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे कि देश में कानून होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कानून होते हैं तो लोग पीसफुल और रेगुलेटेड मैनर में रहते हैं, और जब सारे जब लोगों की जिंदगियों में कानून होता है तो किसी भी तरीके का केओस यानी डिस्टरबेंस नहीं होता है, और जब सारे लोगों के लिए सेम कानून होता है तो सारे लोगों को सेम पनिशमेंट मिलने का भी सारे लोग सेम पनिशमेंट के जिम्मेदार होते हैं। तो अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसको सजा दी जाएगी, और डिस्क्रिमिनेशन कम होता है सजा होने की वजह से, क्योंकि कानून है और कानून है तो सजा है, और सजा है तो भेदभाव होने की संभावना कम हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैंने आपसे कहा था जब आपको गवर्नमेंट की डेफिनेशन बता रहा था कि गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने ये बताया था आपको। तो ग्रुप ऑफ पीपल वाला तो हमारी समझ में आता है, जैसे हमारे देश की सरकार है वो कोई एक इंसान नहीं चलाते हैं, बल्कि पूरे देश में बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे एमपीज हैं, वो सब मिलके हमारे देश के लिए फैसले करते हैं, हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, तो उस केस में ओके, सो उस केस में तो समझ में आता है कि हाँ गवर्नमेंट का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन जब हम कहते हैं गवर्नमेंट का मतलब ये भी होता है कि किसी एक आदमी के हाथ में पावर है, तो वो दूसरे टाइप की गवर्नमेंट आ जाती है जिसे हम मोनार्की कहते हैं और डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर गवर्नमेंट की बात करी जाए तो पूरी दुनिया में तीन टाइप के रूल चलते हैं। किसी देश में मोनार्की होती है, किसी देश में डिक्टेटरशिप होती है और किसी देश में डेमोक्रेसी होती है। और डेमोक्रेसी आजकल आजकल की दुनिया में डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा पसंदीदा रूल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा टाइप की गवर्नमेंट होती है सारे देशों में। तो हम दुनिया के लगभग सारे देश, ज्यादातर देश डेमोक्रेटिक है, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और वो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी भी देश, दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो मोनार्की, जिसमें मोनार्की वाली गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप। आइए तो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि मोनार्की क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं मोनार्की के बारे में। मोनार्की और डिक्टेटरशिप, आप सब लोगों को अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। अगर आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो पुट योर हैंड्स डाउन नाउ, पुट योर हैंड्स डाउन। बेटा जल्दी से मैं आज आप लोगों का ये टॉपिक पूरा करवा के और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है जहां पे एक राजा होता है, उस राजा की सब जगह पर हुकूमत होती है, अपनी अपने पूरी प्रजा पे, अपने पूरे राज्य में उस राजा की, अकेले राजा की पूरी ताकत होती है। वो कानून से भी ऊपर होता है, जो कानून वो बनाता है वही फॉलो किए जाते हैं, और जिस किसी के लिए भी वो जैसी सजा डिसाइड करता है वो सजा दी जाती है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं अकबर द ग्रेट, आपने बहुत बार सुना होगा, मुगल किंग थे अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट जो थे वो ग्रेटेस्ट मोनार्क्स में से एक थे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में अगर बात करी जाए तो अकबर द ग्रेट सबसे बड़े, सबसे ग्रेट बादशाहों में से, सबसे ग्रेट किंग्स में से एक थे। मोनार्की, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय अ किंग और अ क्वीन। मोनार्की एक ऐसी सरकार होती है, सरकार एक ऐसी सरकार का टाइप होता है मोनार्की, जिसमें राजा या रानी के हाथ में सारी ताकत होती है और अपनी देश की प्रजा के लिए, अपने राज्य की प्रजा के लिए सारे फैसले वो राजा या रानी लेते हैं। इसमें मेन चीज क्या है, एक तो एक आदमी के हाथ में सारी पावर होती है, और दूसरी चीज ये पावर हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए राजा का बेटा, राजा अगर मर जाता है तो राजा का बेटा राजा बन जाएगा, उसके लिए दोबारा इलेक्शंस नहीं होंगे, बल्कि राजा अगर मर गया तो राजा का बेटा राजा बन गया, या राजा का भाई राजा बन जाएगा, या राजा के भाई का बेटा राजा बन जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो राजा के रॉयल फैमिली का, राजा के परिवार का कोई और सदस्य राजा बन जाएगा, या फिर
राजा जिसे अपने आप नामांकित करेंगे यानी नॉमिनेट करेंगे, वो राजा बनेगा। तो आम तौर पे ये जो पोज़ीशन है ये हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी का मतलब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते चले जाते हैं। पहले राजा बनेगा, फिर उनके बाद उनका बेटा राजा बनेगा, फिर उनके बाद उनका बेटा राजा बनेगा और इस तरीके से, या फिर उनका भाई राजा बनेगा। तो इस तरीके से एक ही परिवार के लोग राजा बनते चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों है ये प्रॉब्लम? भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है, 5 साल हमने एक सरकार को इलेक्ट किया, उन्होंने 5 साल तक रूल किया। अगर उन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे लिए काम किया तब तो ठीक, अगर काम नहीं किया तो अगले इलेक्शन में हम उनको बदल देते हैं और नई सरकार चुन लेते हैं, नई पार्टी को सरकार में ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे राजा एक बार राजा बन गया तो बस उसके बाद फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा और राजा के ही हाथ में सारी ताकत रहेगी, सारा कानून बनाने की ताकत और कानून चेंज करने की ताकत अकेले एक आदमी के हाथ में होगी, वो या तो राजा होगा या फिर रानी। इसे कहते हैं मोनार्की। दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं, दूसरा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में भी एक बात तो कॉमन है, वो बात क्या है कि एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर रहती है। जैसे कि आप लोग जब भी मौका मिले तो गूगल पे सर्च करना एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी का डिक्टेटर था। उसने जर्मनी के ऊपर कब्जा करके अपने हाथ में सारी ताकत ले ली थी। अच्छा, अब डिक्टेटर होते कौन है? डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे एक आदमी फोर्स के जरिए से, यानी जबरदस्ती करके पावर अपने हाथ में ले लेता है और सरकार बना देता है। क्योंकि उसके हाथ में सारी पावर होती है, वो बहुत पावरफुल होता है, लोगों को अपने सपोर्ट में ले आता है और पावरफुल बन के डिक्टेटर बन जाता है और फिर सारा कानून अपने हाथ में लेके खुद डिसाइड करता है कि उसके देश में कौन सा रूल फॉलो होगा, कौन सा कानून फॉलो किया जाएगा। जो लोग बीच बीच में वीडियोस स्टार्ट कर देते हैं, साफ दिखता है कि वो गलती से स्टार्ट नहीं करते हैं। मेरे पेशेंस का आप लोग इम्तिहान ना लिया करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जानबूझ के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी धैर्य सक्सेना ने स्टार्ट करी थी। बेटा आई डोंट रियली लाइक दिस, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। मेरी स्क्रीन पे फिर वीडियो स्टार्ट हो जाती है, मैं फिर टेक्स्ट देख के आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो डिक्टेटर कहते हैं, मोनार्की और डिक्टेटर में फर्क क्या है? मोनार्की में भी एक राजा और रानी होती है, उसके हाथ में सारी ताकत होती है, वही कानून होते हैं और वही कानून बनाते हैं। डिक्टेटरशिप में भी यही होता है कि कि एक कोई भी एक रूलर होता है, वो अपने हाथ में सारी ताकत ले लेता है, सारी पावर उस इंसान के पास होती है, उसको भगवान के समान माना जाता है। अगर उसकी कोई भी कोई इज्जत करने से जरा सा रह जाता है तो राजा उसको कोई भी सजा दे सकता है। कोई फिक्स सजा किसी के लिए नहीं होती डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटर कोई भी सजा दे सकता है, किसी के लिए कोई फिक्स सजा नहीं होती है कि अगर ये क्राइम किया तो यही सजा मिलेगी। बल्कि डिक्टेटर के अपनी इच्छा के ऊपर होता है, वो जो चाहे सजा दे देता है। फर्क इतना होता है कि डिक्टेटरशिप में जो पोस्ट होती है वो हेरिडिटरी नहीं होती, यानी एक के बाद एक डिक्टेटर के मरने के बाद उसका बेटा डिक्टेटर नहीं बनता है, बल्कि जो भी अगर पावरफुल है तो उसका बेटा डिक्टेटर बन जाएगा और अगर उसका बेटा पावरफुल नहीं है तो फिर उसके बाद अगला जो भी पावरफुल इंसान होता है वो अपने हाथ में सारी पावर ले लेता है। तो डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में इतना सा फर्क होता है। अब आती है कहानी डेमोक्रेसी की। डिक्टेटरशिप में मोनार्की में एक और भी फर्क होता है। मोनार्की में कानून होते हैं और उसी कानून के अनुसार राजा सजा देता है। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर अपनी मर्जी के हिसाब से सजा जो भी दिल चाहता है वो दे देता है। डेमोक्रेसी, जैसा मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जहां पे आम सामान्य जनरल लोगों के पास ये अधिकार होता है कि अपनी सरकार को खुद इलेक्ट कर सकें, खुद चुन सकें। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। हम अपनी मर्जी से, जो भी इंसान खुद भी अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो इलेक्शन में खड़े हो सकता है, कैंपेनिंग कर सकता है, वोटिंग कर सकता है और वोटिंग में खड़ा हो सकता है और फिर अगर इलेक्शन जीत गया तो फिर वो देश की सेवा के लिए काम कर सकता है। और अगर उसका काम लोगों को पसंद नहीं आया तो 5 साल बाद उसे बदल दिया जाएगा। यानी ना तो वो ताकत से पावरफुल बना है, ना ही उसकी पोस्ट हेरिडिटरी है कि अगर वो एक बार मिनिस्टर बन गया तो जिंदगी भर मिनिस्टर रहेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा भी मिनिस्टर बन जाएगा। बल्कि डेमोक्रेसी में एक बार इलेक्शन जीतने के बाद फिर दोबारा मौका मिलता है अपना काम प्रूव करने का, तभी आप दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बेटा मैं एक काम कर रहा हूँ, ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज ज्वाइन द मीटिंग अगेन। 10 मिनट का हमारा टॉपिक बचा है, क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो मैं 10 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। ज्वाइन द मीटिंग अगेन जस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड देन
जॉइन द मीटिंग जस्ट फॉर 10 मोर मिनट्स। एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, और हम ये टॉपिक पूरा कर लेंगे फिर जल्दी से, ठीक है? जॉइन द मीटिंग अगेन फॉर 10 मिनट्स।